रैली कितनी सस्टेनेबल होगी। ओके। अविनाश सर, जब भी हम इस तरीके के मिडिल ईस्ट टेंशन के बारे में बात करते हैं, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को लेकर के ही डिस्कशन होता है। अभी तक ईरान की तरफ से देखा जाए तो कोई भी ऐसे पॉजिटिव न्यूज निकल करके आए नहीं है। हालांकि हमने कल भी देखा था कि यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर वीकेंड तक इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, या फिर उन्होंने जो प्रपोजल भेजा है उसको लेकर के कोई पॉजिटिव रिएक्शन हमें अपोजिट साइड से देखने को नहीं मिलता है, तो हम और एग्रेसिवली अटैक करेंगे। आपको लग रहा है कि ये अभी भी वही चीज रिपीट होगी जो हम पिछले जो है जब से वॉर सिचुएशन स्टार्ट हुई है, हम देखते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अपना स्टेटमेंट देते हैं, देन वीकेंड में हमें अलग ही रिएक्शन मार्केट पर देखने को मिलता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, यही बात मार्केट को पसंद नहीं आती और यही चीज है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में तब तक रहेगी जब तक कोई क्लियरिटी आती नहीं है। और अभी भी कोई मामला क्लियर नहीं है। देखिए, अभी भी बहुत सारी डिस्कशंस और बातें हो गई है, बट कहीं ना कहीं कोई फाइनल सोल्यूशन निकला नहीं है। तो मैं वही कहूंगा कि 8 से 10 दिन के बाद भी अगर मामला वही का वही हम्म। अटकता है, तो मार्केट वापस थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगा, आपको वापस थोड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। क्योंकि ऊपरी लेवल पे डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर है, और ये सेलिंग प्रेशर तब रुकेगा जब कन्विंसिंगली एक फाइनल सोल्यूशन यूएस ईरान वॉर का होगा। तो उसके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से 8 10 दिन तो मार्केट ऐसे ही रेंज में रहेगा। इसके हम्म। बाद यू कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू। ओके सर, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के को भी हम जरा समझना चाहेंगे। लास्ट वीकेंड भी हमने यही देखा था कि निफ्टी ने जो है वो अपर लेवल्स को टेस्ट किया था, उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हुआ, देन दोबारा से मार्केट में हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। आपके अकॉर्डिंग कि अभी जो हम रिकवरी देख रहे हैं बाजार में आती हुई, आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे बन रही है बाजार में? देखिए, ये तो एक मोमेंटम वाला मूव है। जैसे मैंने कहा, हम्म। 24,000 को मार्केट कन्विंसिंगली क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद ही हमको लगेगा कि इसमें कोई सस्टेनेबल रैली है। क्योंकि हम्म। मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता मार्केट चलता है, फिर बाद में वापस नीचे आता है, और ऊपरी लेवल पे हम्म। डेफिनेटली काफी प्रेशर है। तो मैं तो कहूंगा कि जो ट्रेड करना चाहे वो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करे, पर 24,000 क्रॉस होता है कन्विंसिंगली, वही मैं कहूंगा कि इसमें कोई डाउट नहीं कि फिर मार्केट ने डेफिनेटली अपनी चाल बदली है। चलिए ठीक है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को लेकर भी समझना चाहेंगे सर, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी देखिए यहाँ पर भी कुछ रिकवरी आती हुई नजर आई, 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट से ज्यादा की। अभी देखिए तो 53,816 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी। नहीं, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए, ये भी इन द नियर टर्म तो पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि जब तक 55,500 या 55,400 कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं होता, तब तक हम छोटी रेंज में ही रहेंगे। और देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट अनुमान है कि पहला क्वार्टर जो आएगा अप्रैल टू जून, वहां पे बैंकिंग सेक्टर को हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट सामना करना पड़े, क्योंकि काफी मार्जिन प्रेशर क्रूड ऑयल के प्राइस से या रुपया के वीक होने से आने वाला है। तो ये मार्केट थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, तो उसलिए ऊपरी लेवल में थोड़ी सी सेलिंग आएगी। तो मैं कहूंगा कि जिनको ट्रेडिंग करना है, वही एडवाइस है कि अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लेकिन मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में गिने चुने स्टॉक्स ही है जहाँ पे एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। चलिए ठीक है अविनाश सर, हम आगे कई सारे क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आपसे थोड़ा स्ट्रैटेजी को लेकर के हम समझना चाहेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स का हमने एक पैटर्न जो है वो एनालाइज किया है, वो ये कि क्वार्टर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में लोग ऑलरेडी बेट सेट करके बैठ जाते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, एंड दैट जब रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं उसके बावजूद वहां पर जो है हमें बाद में गिरावट देखने को मिलती है। अब लोग वहां पर जो है वो फंस जाते हैं। आपका व्यू क्या रहेगा सर? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस दौरान? नहीं, देखिए, नॉर्मली मार्केट में रिजल्ट आने के पहले ही प्राइसेस चल जाते हैं, तो ये तो एक गलत स्ट्रेटेजी होगी कि आप अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा में पहले खरीदते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रिजल्ट्स के पहले ही थोड़ी बाइंग होती है, रिजल्ट हम्म। आना आता है तो उसके बाद सेलिंग आता है। तो मैं हम्म। कहूंगा कि देखिए, थोड़ा और लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि 15 20 दिन रिजल्ट्स के पहले अगर आप कोई काउंटर लेते हो, तो इसमें ऑलरेडी बाइंग हो चुकी होती है। और मुझे लगता है कि देखिए, जो शेयर रिजल्ट्स के बाद गिरता है, अच्छे नतीजों के बाद गिरता है, हम्म। वहां पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू आप ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेंटिमेंट के कारण रिजल्ट्स पूरी तरह से पॉजिटिवली हम्म। डिस्काउंट नहीं होते। तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर स्ट्रेटेजी कि रिजल्ट्स के बाद अगर आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना है, तो उस तरह से आप काम कर सकते हैं।
चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल माइंडफुल होकर के आप फॉलो करके चल सकते हैं, ताकि आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रैप ना हो। अब आगे कुछ स्टॉक्स के बारे में और बातचीत कर लेते हैं। कुछ कंपनीज जिनके क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क की बात करें तो इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें 13.9% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो घट करके ये 42 करोड़ पर आ चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें एक स्लाइट ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू जो इनका बढ़ा है 6.4% की बढ़त देखने को मिली। एंड अब जो इनका बिजनेस है, डोमिनोज का जो बिजनेस ग्रोथ है, उस पर मार्केट की नजरें बनी रहेंगी। और इसमें भी अगर हम आज देखें 440 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और 6.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर, बिजनेस मॉडल जो ब्रांड फूड बॉक्स का कैसा लगता है आपको? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में आएगी, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है वो हम्म। काफी बढ़ गया था। इन्होंने अपना जो कॉस्ट है वो पास थ्रू नहीं किया था। पर देखिए, ये B2C वाला बिजनेस है, और मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर, दैट इज अप्रैल और जून क्वार्टर में भी थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रहेगा। तो होपफुली सितंबर के बाद अगर कंजम्पशन बढ़ता है और अगर प्राइस इंक्रीज ये लेते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इनको वापस थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक एक रेंज में रहेगा, कोई बड़ी बढ़त शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। पर जिनको खरीदना है, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली डिप्स में आप पोजीशन ले सकते हो, लेकिन वो भी अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है। चलिए, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना पोजिशनल अगर आप चूज करना चाहते हैं जो प्लेन फूड बॉक्स में, तो आप डिप में बाय करने की सलाह आपको दी गई है। ओला इलेक्ट्रिक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो इनका डेट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले साल क्वार्टर 4 में देखें तो इनका 470 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू देखे उस पर भी गिरावट देखने को मिली है। 56.6% की गिरावट इसमें देखने को मिली। अब ईवी डिमांड्स और ग्रोथ आउटलुक पर जो है वो फोकस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के सर ऑलरेडी काफी ज्यादा न्यूज़ेस हम ओवर द जो है वीक कई सारी न्यूज़ेस को लेकर के सुन लेते हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम कंडीशन की बात करें 35 पर आ चुका है। क्या आपका व्यू रहेगा ओला को लेकर? नहीं देखिए, नतीजे जो आ गए हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। एक तो रेवेन्यू गिरा है, उसके बाद जो हम्म। घाटा है वो 500 करोड़ है। हालांकि घाटा पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी देखिए, कंपनी में जब रेवेन्यू नहीं बढ़ता तभी दिक्कतें हम्म। और बढ़ती है। और मुझे लगता है कि देखिए, 35 रुपए में भी ऐसा कोई बड़ा वैल्यू दिखता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दूसरी जो कंपनीज है जैसे एथर इंडस्ट्रीज हो गया, हम्म। ओलेक्ट्रीन हो गया, वहां पे कम से कम रेवेन्यू बढ़ रहा है। और वो एक बात का कंफर्मेशन है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट फ्रेश बाइंग ना करें, क्योंकि इस मैनेजमेंट ने लगातार बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन वो वहां पे कहीं पे भी उन्होंने डिलीवरी या उनकी प्रॉमिस अचीव नहीं की है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा दूर रही, अप्रैल टू जून का क्वार्टर भी वेट करें, क्योंकि अगर अप्रैल के जून के क्वार्टर में भी अगर घाटा कंटिन्यू होता है तो इसमें फिर री रेटिंग और भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ओके अभिलाष सर, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी जिस तरीके से ईवी पे ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है और मार्केट डिमांड को भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक को इस डिमांड का कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा? या फिर अभी जो है अगर हम सिचुएशन देख रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक को जो है अवॉइड ही करना है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट आता है तो उसका क्लियर इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पे दिखना चाहिए। अगर हम्म। रेवेन्यू बढ़ता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसका फायदा कंपनी ने लिया है। तो ये अभी जब नहीं हो रहा है तभी हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट नंबर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और नैरेटिव को कम। तो कहीं ना कहीं मार्केट वेट करेगा कि अप्रैल का और जून के क्वार्टर में एक बाउंस बैक आए, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़त आ सकती है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि इस मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बट कहीं हम्म। भी इन्होंने डिलीवरी नहीं की है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स का भी जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के लेंसकार्ट को अगर हम देखें तो इस पे प्रॉफिट जो है कुछ डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है 8.6% डिक्लाइन देखने को मिला इनके प्रॉफिट में। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें 45% का जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब लेंसकार्ट की अगर हम बात करें तो आज इसमें बढ़त देखने को मिली। 2.5% से ज्यादा की तेजी है, 500 पर कामकाज कर रहा है। सर, अगर हम शॉर्ट टू मिड टर्म की बात करें, लेंस कार्ट बेहतर लग रहा है आपको? ये देखिए, लेंसकार्ट तो ऐसी कंपनी है जो आपको लंबा टाइम होराइजन लेके ही काम करना है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। इनफैक्ट पब्लिक इश्यू हम्म। के टाइम पे भी इनका जो वैल्यूएशन था वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी जी। इनको अच्छी लिस्टिंग मिली। मैं कहूंगा कि हम्म। देखिए, जिनका नजरिया साल 1.5 साल या 2 साल का है, एक अच्छे स्पेस में है। और मुझे लगता है कि एक क्वार्टर के नंबर से डेफिनेटली हम कंपनी को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले साल, दैट इज FY 27, इनके लिए अच्छा होना चाहिए।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्लपूल के कैसे रिजल्ट्स निकल करके आए हैं। वर्लपूल इंडिया की बात करें तो क्वार्टर फोर जो रहा है, प्रॉफिट इनका 32.7% टूटा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 119 करोड़ से घट करके 80 करोड़ पर काफी मेजर डिक्लाइन यहाँ देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करें तो 8.8% बढ़ करके ये जो है 2180 करोड़ पर पहुंच चुका है। अब वर्लपूल की सर बात करें तो काउंटर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए 872 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2% की तेजी है। बिजनेस मॉडल को लेकर के, फंडामेंटल्स को लेकर के क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए वर्लपूल एक एमएनसी कंपनी के होने के बावजूद आप देखोगे तो नंबर्स कहीं पे भी अट्रैक्टिव नहीं है। हम्म। दूसरी बात, इनके एमएनसी जो पेरेंट है, इन्होंने खुद का शेयर मेरे ख्याल से काफी महीनों पहले ऑलरेडी बाजार में बेचा था। तो ये एक बात का संकेत है कि कोलैबोरेटर को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए ये नंबर जो आ गए हैं, 32% ड्रॉप इन प्रॉफिट, ये इस बार की क्लियरली दर्शाते हैं कि ऑपरेशनली कंपनी में अभी भी दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है हम्म। फ्रेश बाइंग तो कल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा, आपको अप्रैल टू जून, ये हम मानते हैं कि जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी होना जरूरी है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश निवेश हम्म। बिल्कुल ना करें। फ्रेश निवेश नहीं करना है इसमें। चलिए ठीक है। यहाँ पर दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं।